दिन काफ़ी बेहतर है। ये इम्पैक्ट हम पहली बार ऐसा देख पा रहे हैं जब रेसिप्रोकल टैक्सेस को 90 दिनों का हॉल्ट दिया गया, ब्रेक दिया गया, पॉज किया गया। आज आप देखो सबसे पहले दिखाने वाली चीज़ क्या है, वो दिखाने वाली चीज़ है विक्स। वो टूटा करीब 10%। इंडिया वॉलेटिलिटी करीब 10% डाउन हुई है। सुबह 3% थी और मैं जाते जाते आपको 10:30 बजे के शो में ये बात बोल के गया था कि विक्स को गिराते जाओ, बाजार को चलाते जाओ। अब आप देखो विक्स 11% नीचे है और बैंक निफ्टी डेज हाई टेस्ट कर रहा है 900 पॉइंट के साथ, और निफ्टी डेज हाई टेस्ट कर रहा है करीब 450 पॉइंट के साथ। अगर आप चेक करना चाहो, आमने सामने दोनों विंडो बना के चार्ट दिखाना चाहो तो दिखा सकते हो। जैसे जैसे विक्स गिरेगा वैसे वैसे बाजार ऊपर आएगा। ये बात बहुत लाउड एंड क्लियर हमने आपके सामने रखने की एक कोशिश की थी और काफ़ी हद तक वैसा ही हो रहा है। हमें अच्छा लगता है ये बात जब प्रूव होती है मार्केट्स के अंदर। हमारे अपनी स्टडी है और उस स्टडी को लेकर जब हम आपके सामने कोई पॉइंट्स रखते हैं, ये देखिए निफ्टी बैंक, और एक जगह पे आप विक्स डाल दो। हाँ, कोई भी चीज़ में इनमें से एक हटा के एक जगह पर विक्स डाल दो, तो आप जब इस विंडो में देखेंगे तो एक जगह पर आपको विक्स दिखेगा डेज लो टेस्ट कर रहा होगा और मार्केट डेज हाई टेस्ट कर रहा होगा। ये आपके सामने है, डेज लो डेज हाई, डेज लो डेज हाई। ये याद रखना, हुआ कुछ भी नहीं है, हुआ वही का वही है, बट फियर का गॉज कम कर रहा है, वॉलेटिलिटी का गॉज कम कर रहा है। ये क्या करेगा, अब 50,800 का बेस बनवा देगा आपका। ठीक है जी, 50,800 का जब बेस बन जाएगा तो 51,200 आज में आ जाएगा। वैसे मैं आपको बता दूं 51,200 बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स में आ चुका है। एक बार जरा बैंक निफ्टी का फ्यूचर्स दिखा दोगे तो 51,200 आ चुका है, उसके ऊपर इनफैक्ट चल रहे हैं हम, और इस स्पॉट अभी 140 पे चल रहा है। ये देखो 270 अप्रैल का फ्यूचर्स आ गया। तो हमारे जो टारगेट थे कि 50,800 के बाद कम से कम 400 पॉइंट और जोड़ेगा, ऑलमोस्ट जोड़ रहा है, और आज आप देखोगे 900 पॉइंट ऊपर है बैंक निफ्टी। और हमने आपसे ये बात भी सुबह बोली थी कि एक बार 50,800 देख लेना और एक बार 22,800 देख लेना, उसके बाद बाजार आपको हेल्प करेगा और ऊपर आने में। एग्जैक्टली वही हो रहा है और ऊपर आ रहा है मार्केट आपके चलते समय। अच्छी पॉइंट है। एक और चीज़ मैं आपको चलो नोटिस कराता हूँ, रिलायंस इंडस्ट्रीज दिखा दो एक बार। आज वो 1210 के लेवल को ब्रेक नहीं कर रहा, ये एक और अच्छा पॉइंट है। एक और अच्छी चीज़ आपको दिखाता हूँ, वह है आईटी कंपनीज का इंडेक्स दिखाना, निफ्टी आईटी कंपनीज का। निफ्टी आईटी लिखोगे आ जाएगा, तो निफ्टी आईटी इंडेक्स ऑलमोस्ट डेज हाई पे टेस्ट कर रहा है। हमने सुबह आपको 3 चीज़ें नोटिस करवाई थी। मैंने कहा यार निफ्टी मत देखना, आज आप 3 चीज़ें देखना। पहला देखना इंडिया विक्स कितना टूट रहा है, विक्स जितना टूटेगा उतना काम आएगा। दूसरी चीज़ आपको याद दिलाई थी 22,800 और 50,800, ये दूसरा पॉइंट था जो याद दिलाया था। तीसरा पॉइंट आपको याद दिलाया था निफ्टी का आईटी इंडेक्स की। आईटी नहीं गिरना चाहिए, आज खुल जाए गैप के साथ, जो खुले, जो जितना चले सो चले, पूरी राइट है उसके पास, मंजूरी है उसके पास, बट वो गिरना नहीं चाहिए। प्रॉफिट बुकिंग आईटी में नहीं आनी चाहिए, तो आईटी में प्रॉफिट बुकिंग अभी तक तो नहीं आई है। तो 12 बजे तक एग्जैक्टली मार्केट वैसे ही बिहेव कर रहा है जैसे हमने आपके सामने कैलकुलेट किया है। विनय रजानी का रिपोर्ट कार्ड है, साथ ही आज के हमारे मेहमान भी जुड़ रहे हैं, उनसे भी हम जरा करेंगे बातचीत। पहले विनय रजानी का रिपोर्ट कार्ड। देखो विनय से हमारी बात हुई थी जिस दिन छुट्टी से एक दिन पहले, यानी कि बुधवार को बात हुई थी। बृहस्पतिवार की तो छुट्टी थी, तो आज शुक्रवार पे हम ट्रेड कर रहे हैं। तो टाइटन को लेकर जिक्र हुआ था, तब टाइटन में अच्छा उबाल आया था, तो उन्होंने कहा प्लस करो। 2% का गेन वहाँ से आया, मैरिको से आया करीब 2% का गेन, हीरो मोटोकॉर्प से आया करीब 1.5% का गेन। HUL खरीदने की रिकमेंडेशन थी बट HUL चला नहीं। आज थोड़ा FMCG साइड में है, स्वाभाविक है साइड में हो उसका होना। जब एग्रेसिव स्टॉक्स हाई बीटा वाले स्टॉक्स चलेंगे तो ऐसा ही होगा। HPCL भी ज़्यादा नहीं चल पाया, ऑल मार्केटिंग ऑलरेडी पहले ही चल चुके थे, अब उनमें ज़्यादा मूवमेंट हुई नहीं। इन्फो एज जो बेचने की रिकमेंडेशन थी उसका SL कट गया, इन्फो एज ऊपर आया है। तो 2 शेयर सपाट, एक का SL कटा, 3 से प्रॉफिट आया। ठीक है, तो एट द वेरी लास्ट इन सबकी समरी निकाल लोगे तो आप पैसा बना के निकले हो, और वो भी छुट्टी वाले दिन था एक, और थोड़ा रिस्की भी था। वॉलेटिलिटी चरम पे थी, 23-24 का विक्स था। उसके बावजूद भी अगर इस तरह का रिपोर्ट कार्ड बनता है ना तो देख के अच्छा लगता है, बहुत अच्छा फील होता है। ठीक है, तो ये विनय रजानी का रिपोर्ट कार्ड है। रुचित जैन अब हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे जरा करते हैं बातचीत। तो रुचित भाई बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, मैन फ्रॉम मोतीलाल ओसवाल।
जैन साहब, दो चीज़ें हैं। पहला, हम 21% एफआईज लॉन्ग के साथ चल रहे हैं। आपको पता है, आप खुद एफआईज लॉन्ग पोजीशंस डेली कैलकुलेट करते हो, हम भी करते हैं। पीसीआर 1 के नीचे चल रहा है। ठीक है सर, रेसिप्रोकल वाली खबर आ गई, मार्केट में 20,800 50,800 दोनों पार हुआ है। अब बाजार के अंदर करना क्या है सर? जी, वेरी गुड आफ्टरनून डिम्पी जी। डिम्पी जी, जो सेटअप्स और डेटा है वो तो हमारे मार्केट्स के लिए नियर टर्म के लिए थोड़े बुलिश अभी साउंड हो रहे हैं। डेरिवेटिव्स के डेटा आपने ऑलरेडी बताया कि जो रीसेंट वॉलेटिलिटी मार्केट में हुई है वो वॉलेटिलिटी में ऑलरेडी शॉर्ट पोजीशंस बन चुकी है। सो अब शॉर्ट हैवी पोजीशंस है जहाँ पे 21% के आसपास लॉन्ग शॉर्ट रेशियो एफआईएस का है। पीसीआर 1 के नीचे है और इवन आप ऑप्शंस की में देखेंगे तो जो कॉल राइटिंग पहले से हुई हुई है, जो 23,000 के स्ट्राइक प्राइस पे सबसे हाईएस्ट कॉल राइटिंग, ये आज की राइटिंग नहीं है बट पहले से इंटैक्ट है क्योंकि तब हम मार्केट्स काफी लो लेवल्स के आसपास थे, ट्रेड कर रहे थे। सो आई थिंक आज जो मार्केट में पॉजिटिव मोमेंटम देखा गया उसमें स्पेसिफिकली जो हैवीवेट्स है कुछ कुछ, जिससे फाइनेंशियल सर्विसेज में देखेंगे तो वहाँ पे काफी सारे शॉर्ट्स की अनवाइंडिंग ऑलरेडी स्टार्ट होते हुए दिख रही है। आप फाइनेंशियल सर्विसेज के ओपन इंटरेस्ट देखेंगे तो वहाँ पे प्राइस इतना स्ट्रॉन्ग अपमूव है, साथ में ओआई कम हो रहा है। सो क्लियर इंडिकेशंस है कि कुछ सेगमेंट्स ऐसे हैं कि जहाँ पे ये शॉर्ट कवरिंग की शुरुआत एटलीस्ट यहाँ पे करंट लेवल्स पे हुई है। अब सिर्फ ये जो 23,000 के कॉल राइटर्स है, इन्हें अनवाइंड करना बाकी है। और अगर मार्केट्स हमारा, क्योंकि हेवीवेट्स का भी पार्टिसिपेशन है, और अगर ये 23,000 के पार करने की कोशिश करे मार्केट और वो 23,000 के कॉल राइटर्स अपनी पोजिशंस को अनवाइंड करना चालू करे, तो आई थिंक हमें नो ये नियर टर्म में आपको एक अच्छा मोमेंटम ऊपर 23,300 23,400 के आसपास तक मिल सकता है। सो आई थिंक फिलहाल तो ये 22,400 22,500 नीचे सपोर्ट देखा जाएगा। 23,000 का ही हर्डल है मार्केट के लिए। लेकिन जैसे अनवाइंडिंग हम कुछ कुछ सेगमेंट्स में देख रहे हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि आगे थोड़ा अगर सस्टेनेबल मूव रहे तो 23,000 के कॉल राइटर्स भी अपनी पोजीशंस को अनवाइंड कर सकता है। ठीक है सर, पॉइंट टेकन है। तो 23,000 की कॉल राइटिंग का हो रहा है थोड़ा इंतजार कि अगर और कवरिंग वहां से आ जाती है तो और बढ़िया तरीके से चलेंगे। 22,800 तक का सुबह हमने आपको बता दिया, ये गैप के साथ पार होता ना तो अब तक 23,000 दिख भी चुका होता। बस प्रॉब्लम क्या हुई ना कि गैप के साथ ट्रैप नहीं हुआ, आंखों के सामने से चला, तो तब कछुआ बन जाते हैं। लेकिन अगर यही गैप के साथ पकड़ा हुआ था तब खरगोश बन जाते, तब और स्पीड से चलते। ठीक है, बस इतना ही फर्क होता है। इसलिए गैप अप और गैप डाउन की बड़ी इंपॉर्टेंस है। और मैं आपको ना, हमें ना बड़ी खुशी होती है जब आप इस चैनल के साथ जुड़ते हो, आप इस चैनल को देखते हो। हमने ना बहुत डायमंड जैसे गेस्ट रखे हुए अपने, और वो सारे के सारे गेस्ट हमने, खासकर जो 12 बजे का शो है उसको तो इतना ब्यूटीफुल तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है कि अगर आप इस शो को देखें तो आपको बहुत क्लियर इमेज आएगी। ये तो रुचित भाई का अपना भी एक्सपीरियंस है, ये सिर्फ हमारे चैनल पे नहीं बैठते हैं, ये अलग अलग चैनल्स पे और भी जाते हैं। जैन साहब, आपको नहीं फील होता कि 12 बजे का शो जो कि हमने डिज़ाइन किया है, इसमें कॉल्स लेते हैं, आपको पूरी फ्रीडम मिली हुई है, क्या प्लस करना है क्या नहीं करना, चेंज करना है, तो आपको अच्छा लगता है शो? ये एक ऐसा शो है जो नो स्पेसिफिक फोकस जिसे हम कहते हैं कि ये सेगमेंट पे रहता है। हम बाजार में बाकी सब चीज़ों को छोड़ के एक ही सेगमेंट पे ये फोकस करते हैं शो में कि जो एफ एंड ओ। और नो मेरा हमेशा मानना है कि डेटा बेस जब रिसर्च रहता है, डेटा से बैक्ड अप रिसर्च रहता है, तो विनिंग प्रोबेबिलिटीज वहाँ पे काफी बढ़ जाती है। ऑफ कोर्स 100% राइट तो इवन आप डेटा को स्टडी करके भी नहीं हो सकते, लेकिन ये एक ऐसा शो है जहाँ पे मैंने काफी बार देखा है कि जो डेटा बेस्ड ही बैकअप, जो भी हम स्टॉक्स के बारे में भी डिस्कस करता है, वो डेटा से बैकअप रहता है। सो जब भी आप ऐसा प्रॉपर स्टडी करके रिसर्च करके डेटा के बेसिस के ऊपर कुछ डिस्कशंस करते हैं, तो वो स्टॉक्स में नो सक्सेस जाने की प्रोबेबिलिटीज भी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। बिल्कुल, जैन साहब ने बहुत अच्छी बात बोली कि देखिए 100% तो कोई भी ठीक नहीं हो पाता, गलती कहीं ना कहीं से होती है। इसलिए यही भगवान और मनुष्य का फ़र्क है। अगर नहीं होता तो हम भी भगवान की कैटेगरी में आ जाते, हम मनुष्य की कैटेगरी में, क्योंकि गलती प्रोबेबिलिटी है हमारे पास भी रहती है। दूसरा पॉइंट, बस इसको कितने ज़्यादा से ज़्यादा हम ठीक कर पाते हैं और कितना ज़्यादा हिट रेशो ले आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, यही रुचित भाई ने आपको नोटिस करवाया। तो इसलिए आज हम कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं फिर से लॉन्ग पोजीशंस के साथ। तो पहले ताज़ा खरीदारी वाले शेयर्स वो कौन से हैं, आपकी स्क्रीन पर लेके आते हैं। रुचित भाई, दोनों शेयर्स जो आज हमने लॉन्ग पोजीशंस में लिए हैं ना, दोनों का कहीं ना कहीं ग्लोबल एक्सपोजर है। मैं दोनों की रीजनिंग बताता हूँ। एसआरएफ सुबह 2% था, तो हमने एक पॉइंट सामने रखा दर्शकों के कि देखिए चाइना और यूएस की लड़ाई है,
चाइना के ऊपर जितने ज़्यादा टैरिफ लगेंगे तो एक सेगमेंट ऐसा है जिसमें हमारी कांटे की टक्कर चल रही है, औरों में बहुत पीछे है उनसे, लेकिन एक सेगमेंट ऐसा है जिसमें हमारी कांटे की टक्कर चल रही है और वो है केमिकल्स का। अगर उनके ऊपर टैरिफ 100% लग जाते हैं तो हमारा केमिकल सेक्टर ऑटोमेटिकली बूस्ट करेगा और उसको ज़्यादा मार्केट खोजने की ज़रूरत नहीं है। उनका जहाँ जहाँ वो मार्केट है उसी मार्केट में हमारी केमिकल्स चले जाएंगे, काम बन जाएगा। SRF, टाटा केमिकल्स, UPL, दीपक नाइट्रेट, सभी शेयर्स आज डेज हाई टेस्ट कर रहे हैं। इसको हमने लॉन्ग पोजीशंस में डाला। और दूसरा हिंडाल्को, ये भी लॉन्ग पोजीशंस में, और ये मेटल्स ग्लोबल मार्केट की वजह से अच्छा चल रहा है। तो इन दोनों को एक बार ज़रा चेक कर लो सर आप। आई थिंक पहले अगर केमिकल स्पेस में आते हैं तो केमिकल स्पेस में अगर आप SRF को दूसरे केमिकल स्टॉक के स्टॉक्स में कंपेयर करेंगे जो पिछले 3-4 महीने में स्टॉक ने किया है, तो वो स्ट्रेंथ काफी सिग्निफिकेंट है, क्योंकि लगभग जहां से मुझे ध्यान है 4 साल का कंसोलिडेशन हमने SRF में देखा है कि ये पिछले पूरे अपट्रेंड में SRF का पार्टिसिपेशन नहीं था, और ये 4 साल के कंसोलिडेशन के ब्रेकआउट रिसेंटली आई थिंक पिछले महीने 1-1.5 महीने पहले SRF ने दिया था। उसके बाद जो भी प्राइस अपमूव्स आए उसमें लॉन्ग बिल्डअप आपने देखा बनते हुए, बट जो मार्केट के साथ साथ जो करेक्शन आया है उसमें कहीं पे भी बड़े शॉर्ट्स बनते हुए नहीं देखे। हो सकता है कुछ लॉन्ग पोजीशंस थोड़ी अनवाइंडिंग हुई है, उसके कारण मार्केट गिरा और उसके साथ साथ पुल बैक मूव आया, बट फ्रेश शॉर्ट फॉर्मेशंस कहीं पे भी नहीं नजर आ रहे थे। और अब जब स्टॉक वापस से ऊपर जाना चल रहा है तो आई थिंक SRF में फिर से हम लॉन्ग बिल्डअप वहां पे बनते हुए देख रहे हैं। सो आई थिंक ये जो स्ट्रक्चर है वो पोजिशनली काफी पॉजिटिव है। मेरे हिसाब से यहाँ पे ये स्टॉक शायद ये रिसेंट स्विंग हाइज जो बनाया था 3040 के आसपास का स्विंग हाई था, तो वो सरपास होकर नए हाइज ये स्टॉक बनाने के लिए तैयार है। तो डेफिनेटली SRF काफी पॉजिटिव है। एक और नो सेम सेगमेंट सिमिलर सेगमेंट में से मैं कहूंगा कि केमिकल स्पेस में से जो हम एक आउट परफॉर्मेंस देख रहे हैं वो UPL में है। जैसे हमने SRF में प्राइस ओपन इंटरेस्ट स्ट्रक्चर की बात की, सिमिलर नो स्ट्रक्चर्स UPL में भी हमने बनते हुए देखे कि जहाँ पे नो एक अच्छे कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट है, ऊपर स्टॉक ऊपर जा रहा है तो वॉल्यूम्स अच्छे हो रहे हैं, लॉन्ग बिल्टअप हो रहा है, करेक्शन आ रहा है तो कोई भी ऐसे शॉर्ट बिल्टअप सिग्निफिकेंट नहीं है, कोई बड़े वॉल्यूम बेस्ड सेलिंग नहीं है। सो आई थिंक पूरे बास्केट में से ये दो स्टॉक्स है SRF और UPL कि जो अगर ये सेक्टोरल मूव आता है तो आप एक अच्छा आउट परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब आते हैं मेटल स्पेस में हिंडाल्को पे। आई थिंक मेटल्स में जो पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है कि मोर न्यूज बेस्ड मूव ज्यादा है रादर देन एनी स्ट्रक्चरल ट्रेंड। अपना कुछ स्ट्रक्चरल मार्केट के साथ साथ ट्रेंड नहीं है, बट जो हमें ग्लोबल चाइना, क्योंकि चाइना का इन्वॉल्वमेंट काफी ज्यादा है ये जो टैरिफ की न्यूज चल रही है उसमें, तो इसीलिए आई थिंक मेटल्स में वॉलेटिलिटी आपको दोनों तरफा की डेफिनेटली आगे चल के रह सकती है। सो आज अच्छा बिल्डअप स्टॉक में हो रहा है, बट कल का भरोसा नहीं। सो इसीलिए मैं मेटल्स में फिलहाल टाइमिंग थोड़ा वेट एंड वॉच अप्रोच करने की सलाह दूंगा। आई थिंक ये एक ऐसा स्पेस रहेगा कि जहाँ पे थोड़ी अगर वॉलेटिलिटी कम हो जाती है या थोड़ी मैं कहूँगा क्लैरिटी आ जाती है, थोड़ा आपको महंगे भाव पे लेना पड़ेगा तो भी आप रेडी होने चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट एटलीस्ट वो कॉन्फिडेंस आएगा कि यस वर्स्ट ये सेक्टर के लिए खत्म हो चुका है। तो आई थिंक उसके बाद में ही मैं मेटल्स में कोई बॉटम फिशिंग करने की सलाह दूंगा। ठीक है, पॉइंट टेकन है। तो हिंडाल्को पे हम लगाते हैं वेट एंड वॉच का। लेकिन रुचित भाई मेरे को दो चीज़ें जल्दी जल्दी बताना, UPL का स्टॉप लॉस और टारगेट दे दो, और एक SRF का स्टॉप लॉस और टारगेट दे दो। खाली वही स्टॉप लॉस टारगेट बोलते रहना, आप मैं लिखता जाऊंगा। जी, UPL में मेरे हिसाब से करंट लेवल्स पे खरीदारी करनी चाहिए। स्टॉक में 628 के नीचे स्टॉप लॉस रखे और ऊपर 680 तक के टारगेट से स्टॉक में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और SRF में जो आज नो अच्छे वॉल्यूम्स के साथ में भी कैश सेगमेंट में मूव आया है, सो SRF में 2840 के नीचे के स्टॉप लॉस रख सकते हैं और यहाँ पे 3050 तक के इनिशियल टारगेट्स एक्सपेक्ट करें। ठीक है, 3050 का टारगेट हो गया SRF का, और 680 रुपये तक का टारगेट हो गया UPL का। स्टॉप लॉस 628 आ गया, और SRF का स्टॉप लॉस भी आ जाएगा 2840 का। ठीक है जी।